हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम सरफेस टेंशन के बारे में देखने वाले हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, उसका यूनिट्स क्या होते हैं और डिफरेंट कंडीशन में जो सरफेस टेंशन लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स acting on free surfaces of liquid or surfaces between the two immiscible liquid such that free surfaces behave as a membrane under tensile force, and this tensile force per unit length of free surface is called surface tension। तो इतना बड़ा डेफिनेशन है सरफेस टेंशन का, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम इसको एक बार समझ लेंगे तो हम इसको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे और इसके बाद आप खुद ये डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में मैंने 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं। ये जो मेरे पास एक कोई भी लिक्विड है, कोई भी एक फ्लूइड है। अब इस फ्लूइड में मैंने इस फ्लूइड के अंदर उसी फ्लूइड के 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए हैं एट अ डिफरेंट लोकेशन। ए लोकेशन, बी लोकेशन एंड सी लोकेशन पे मैंने अलग अलग 3 मॉलिक्यूल्स उसमें कंसीडर किए हैं। अब इसमें डेफिनेशन में मैंने पहले बताया था कि फ्री सरफेसेस क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। आई मेरे पास एक लिक्विड है और इसके बाहर गैस है, मतलब एयर है। तो जो एयर और लिक्विड को सेपरेट करता है उस सरफेस को हम बोलते हैं फ्री सरफेसेस। मतलब ये जो सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एयर और लिक्विड को जो अलग करता है उसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस। या फिर मैंने डेफिनेशन में यही भी बोला था कि इट इज सरफेसेस बिटवीन द 2 इमिसिबल लिक्विड्स। अब इसका मतलब होता है अगर मेरे पास ये कोई कंटेनर है और इसमें अलग अलग 2 लिक्विड्स है, ए अलग लिक्विड्स है और ये ऊपर का बी लिक्विड है, बट ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे, इमिसिबल है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो उससे उस लिक्विड को हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड, जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे तो उनके बीच में एक सरफेस होगा, उस सरफेस को हम बोलेंगे फ्री सरफेस। और लिक्विड और गैस के बीच में तो जो हमें दिखाई भी देगा उसी को हम बोलते हैं फ्री सरफेसेस। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज ए टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री सरफेसेस। अब इस फ्री सरफेसेस पे जो टेंसाइल फोर्स लगता है उस टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब इस फ्री सरफेस पे टेंसाइल फोर्स लगता है, उसका रीजन देख लेते हैं कि टेंसाइल फोर्स क्यों लगता है इस फ्री सरफेसेस पे। तो उसके लिए ए बी सी यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं। अब अगर ये ए मॉलिक्यूल्स है तो इस ए मॉलिक्यूल को आप देखेंगे पूरे सराउंडिंग में उसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो। और हम जानते हैं 2 लिक्विड के मॉलिक्यूल्स 2 सेम नेचर के किसी भी सेम सब्सटेंस में उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। और उसी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से वो 2 मॉलिक्यूल्स, एक ही सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ में अटैच में होते हैं ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स। अब ये भी मॉलिक्यूल्स ए मॉलिक्यूल्स है तो इसके सराउंडिंग में उस पर अगर मैं इसको वाटर मान लेता हूँ तो ये ए जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है उसके सराउंडिंग में वाटर का ही मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ही वो कनेक्ट हुआ होगा। तो ये जो ए मॉलिक्यूल्स है, अब इसके साइड में पूरे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो वो मॉलिक्यूल्स भी इस ए मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट है। उस मॉलिक्यूल्स और ए मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोहेसिव फोर्स है। अब एक कोहेसिव फोर्स की वजह से अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स है, 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 ऐसे इसके जितनी भी सराउंडिंग्स होगी उस सराउंडिंग से सब मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ए मॉलिक्यूल्स को इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि कोहेसिव फोर्स है, बॉन्डिंग है दोनों के बीच में। ये मॉलिक्यूल्स इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, नीचे वाला मॉलिक्यूल्स इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ऊपर वाला मॉलिक्यूल उसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपने ओर खींचने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और कोहेसिव फोर्स की वजह से ही ये जो भी फ्लूइड है वो एक दूसरे के साथ में अटैच में रहते हैं। अब होगा क्या, अगर मैं इस ए मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहा हूं तो इसमें इस साइड में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स इस साइड में हैं, जितने मॉलिक्यूल्स इस साइड में हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले साइड में लग रहे हैं। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है।
इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है। जहाँ यहाँ पे हम अगर समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई लगा देते हैं तो इसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 आ जाता है। इसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा है, क्योंकि इसमें भी जितने ही मॉलिक्यूल्स इस तरफ खींच रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स इस तरफ खींच रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल्स नीचे खींच रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स ऊपर खींच रहे हैं। चारों तरफ से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो उसी मॉलिक्यूल्स के घिरा हुआ है, तो इसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 आ जाता है। अब बी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। इसमें मैंने जो बी मॉलिक्यूल्स दिखाया है, अब इसमें भी कोहेसिव फोर्स होगा। इसमें ये जो नीचे मॉलिक्यूल्स है वो नीचे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो वो भी उस बी मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, कोहेसिव फोर्स से अपनी तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। अब इसके लेफ्ट में और राइट में सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि अगर यहाँ से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो सिमेट्रिक हो जाता है अबाउट वाई वाई एक्सिस। बट अगर एक्स एक्सिस क्या है, अबाउट मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ऊपर का एरिया कम है, नीचे का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरफ डिवाइड करता हूँ तो नीचे का एरिया ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं नीचे। यहाँ से मैं अगर इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये जो नीचे एरिया है, मान लीजिए यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स इसके साथ कनेक्ट में है, ऊपर का एरिया कम है तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स इसके साथ में कनेक्ट होंगे। तो 5 मॉलिक्यूल्स उसको ऊपर खींचेंगे, 10 मॉलिक्यूल्स उसको नीचे खींचेंगे। तो ज़्यादा कौन सा होगा, जो जिसका फोर्स ज़्यादा है वो ज़्यादा होगा। 10 खींच रहे तो ज़्यादा 10 का होगा। तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा एफ एक्स तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बट अगर एफ वाई की बात करेंगे तो ऊपर नीचे फोर्स, ऊपर जो है वो कम फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड की डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड की तरफ लगेगा। इस मॉलिक्यूल पे नेट जो फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड की तरफ रहेगा। सिमिलरली ये जो सी मॉलिक्यूल्स है, सी मॉलिक्यूल्स के भी ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड की तरफ रहेगा। अब यही जो डाउनवर्ड की तरफ लगने वाला फोर्स है वो इस फ्री सरफेसेस पे एक्ट होता है, वही इस फ्री सरफेसेस पे एक्ट होता है। जो फ्री सरफेसेस है उसी पे ये फोर्स एक्ट होता है और इस सरफेस को वो नीचे की तरफ खींच लेता है, इस सरफेस को नीचे की तरफ खींच लेता है। खींचना, पुल करना, इसे हम बोलते हैं टेंसाइल। अब इसको पुल कर रहा है मतलब इसमें टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो आप ये चीज़ समझ गए होगी कि किसी भी फ्री सरफेस पे टेंसाइल फोर्स क्यों लगता है। अब इसी टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ जब हम लेते हैं तो उसे बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। तो उसे बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री सरफेसेस ऑफ लिक्विड। ये जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री सरफेसेस ऑफ लिक्विड, on free surfaces of liquid such that this free surface of liquid behave as a membrane under tensile force and this tensile force per unit length is called surface tension। तो surface tension को हम define कर सकते हैं simply, surface tension is nothing but tensile force per unit free length of free surfaces, लेंथ ऑफ फ्री सरफेसेस। फ्री सरफेसेस की पर यूनिट लेंथ को जब हम लेंगे तो उसे हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। फोर्स हमारे पास होगा एफ और इसकी लेंथ है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल। तो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्री सरफेसेस। फोर्स, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट फ्री सरफेस लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा, फोर्स है तो फोर्स का यूनिट हम क्या लेते हैं, न्यूटन, और लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अब ये जो फोर्स है हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ से फोर्स को निकाल लेता हूँ तो फोर्स इज इक्वल टू आएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वर्क डन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब इस फोर्स की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा वर्क डन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इनटू लेंथ। अब डिस्टेंस इनटू लेंथ मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं इस वर्क को, वर्क डिवाइडेड बाय इसको एरिया ले सकता हूँ, और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी का फॉर्म होता है। और स्पेशली हम यहाँ पे सरफेस टेंशन देख रहे हैं तो मैं इसको सरफेस एनर्जी मान लेता हूँ। तो यहाँ पे वर्क की जगह मैं लिखूंगा सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय यहाँ नीचे आएगा एरिया। तो सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज, सरफेस टेंशन इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के यूनिट जो है वो मैंने आपको बताया था न्यूटन पर मीटर है।
और अगर मैं इस इक्वेशन के थ्रू जाता हूं तो सरफेस एनर्जी का यूनिट होता है जूल, हम सब जानते हैं एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन के हमारे पास 2 अलग अलग ऐसा यूनिट होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है जूल पर मीटर स्क्वायर। जूल पर मीटर स्क्वायर, तो ये इंपॉर्टेंट है, जूल पर मीटर स्क्वायर हो सकता है एमसीक्यू टाइप एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। तो सरफेस टेंशन के 2 डेफिनेशन हमें मिलते हैं। सरफेस टेंशन इज नथिंग बट टेंसाइल फोर्स पर यूनिट फ्री length of surfaces, and surface tension is defined as surface energy per unit area is called surface tension. ओके, तो ये सरफेस टेंशन है। अब सरफेस टेंशन के इफेक्ट क्या होते हैं? आपने गटर में जो मच्छर बैठते हैं पानी के ऊपर, वो सरफेस टेंशन की वजह से ही बैठ सकते हैं पानी के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से ये जो फ्री सरफेस है वो मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करता है, मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करता है, मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करता है। अब ये मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करेगा तो यहाँ पे मच्छर बैठ सकते हैं। तो इसीलिए जो मच्छर है वो पानी के ऊपर बैठते हैं, गटर के ऊपर जो पानी होता है उसके ऊपर बैठते हैं, तो वो डूबते नहीं है। उसके पीछे का रीजन होता है सरफेस टेंशन। दूसरा सरफेस टेंशन का अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो रेन होता है, तो रेन के जो ड्रॉप्स होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं। रेन में या फिर वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है उसे हम अगर एयर में छोड़ देते हैं तो वो स्पेरिकल का शेप ले लेता है। उसके पीछे का भी जो रीजन है वो है सरफेस टेंशन। अब स्पेरिकल का ही क्यों लेता है? तो सरफेस टेंशन जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उस ऑब्जेक्ट को वो मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरफेस टेंशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया जो होगा उसको वो मिनिमम करने की कोशिश करेगा। अब इसी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये जो मेरा फर्स्ट इतना बड़ा एरिया था, अगर इस पे सरफेस टेंशन लग रहा है तो सरफेस टेंशन लगने की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है उसमें टेंसाइल फोर्स आ रहा है, टेंसाइल फोर्स उसको खींच रहा है। अगर इस सरफेस को टेंसाइल फोर्स खींचेगा तो इसका एरिया, सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेगा। तो सरफेस टेंशन इज ऑलवेज ट्राइंग टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। अब जब रेन है या फिर ड्रॉपलेट वाटर है, जब हम उसे एयर में छोड़ देते हैं तो वो स्पेरिकल शेप ले लेता है, क्योंकि स्पेरिकल शेप का सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है। स्पेरिकल शेप का सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है। इसीलिए जब भी हम कोई वाटर एयर में छोड़ते हैं तो स्पेरिकल शेप ले लेता है। जैसे हमें ठंडी के दिनों में ठंडी लग जाती है तो हम सिकुड़ कर सो जाते हैं। सिकुड़ कर सोने का मतलब है हम ऐसे करके सो जाते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो शेप है वो स्पेरिकल टाइप का हो जाए, क्योंकि स्पेरिकल शेप जब हम ले लेंगे तब हमारा सरफेस एरिया मिनिमम होगा। सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो हमारे बॉडी से हीट लॉस कम होगी और हमें गर्मी महसूस होगी। तो इसीलिए ठंडी के दिनों में भी हम स्पेरिकल शेप लेने का ट्राई करते हैं। तो स्पेरिकल शेप वाटर का जो होता है वो ड्यू टू द सरफेस टेंशन हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट कंडीशन में सरफेस टेंशन कितना होता है। लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में कितना होता है, सोप बबल या एयर बबल के केस में सरफेस टेंशन क्या होता है, और लिक्विड जेट की कंडीशन में सरफेस टेंशन क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है लिक्विड ड्रॉपलेट। लिक्विड ड्रॉपलेट तो इसको समझ लेते हैं। इसके लिए लिक्विड के जो ड्रॉपलेट मैंने यहाँ पे एक ले रखा है, इसके अंदर तो पूरा लिक्विड है और वो बाहर एयर में है या फिर गैस में है। इसके सराउंडिंग में एयर है या फिर गैस है। इसका डायमीटर मैं मान लेता हूँ d, सरफेस टेंशन मान लेता हूँ सिग्मा, और इसके अंदर का जो प्रेशर है, इसके अंदर लिक्विड है तो ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसको मैं मान लेता हूँ P। इसको मैं मान लेता हूँ P। अब इस कंडीशन में इसके ऊपर 2 फोर्सेस लगेंगे। एक तो लगेगा टेंसाइल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। अब टेंसाइल फोर्स लगेगा कहाँ पे? हमने देखा था डेफिनेशन में कि टेंसाइल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट ऑन द फ्री सरफेसेस। अब इसमें फ्री सरफेसेस कौन से हैं? या अंदर तो पूरा लिक्विड है, मतलब यहाँ पे तो कोई चांस नहीं है फ्री सरफेस होने का। फ्री सरफेस एक तो लिक्विड और गैस के बीच में हो सकता है या फिर 2 इमिसिबल लिक्विड के बीच में हो सकता है। तो बाहर गैस है, अंदर लिक्विड है, तो इसकी जो बाउंड्री होगी इसको हम फ्री सरफेस बोलेंगे। मतलब ये जो बाउंड्री बना रहा है इस बाउंड्री को हम बोलते हैं फ्री सरफेस। तो इसके ऊपर ये जो सिग्मा होगा ये इसके हर एक सरफेस पे लगेगा, इसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। अब इसके पूरे एरिया पे लगेगा। ये जो
सिग्मा लग रहा है, ये इसके पूरे एरिया पे लग रहा है, पूरे सरकमफेरेंस पे लग रहा है। तो टेंसाइल फोर्स इस कंडीशन में क्या लगेगा, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से जो टेंसाइल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, यहाँ पे हम सरफेस टेंशन इंटू एरिया ले लेंगे। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, सिग्मा हो जाएगा, और एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होता है सर्कुलर ऑब्जेक्ट का या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, तो पाई डी होता है, तो पाई डी पे लगेगा। ये जो आप देख रहे हैं रेड मार्क से, ये पाई डी पे लगेगा। या फिर हम इसको बीच में काट देते हैं तो यहाँ पे ये सरफेस टेंशन लगेगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये एरिया क्या होगा, पाई डी होगा। सरफेस एरिया क्या होगा, पाई डी, जिस पे सरफेस टेंशन लगेगा वो क्या एरिया होगा, पाई डी होगा। तो यहाँ से हमें एक फोर्स मिला है, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और कौन सा फोर्स यहाँ पे लगेगा, अंदर लिक्विड है तो लिक्विड कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो प्रेशर फोर्स लगेगा। प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे प्रेशर फोर्स। अब प्रेशर फोर्स क्या लगेगा, हम जानते हैं प्रेशर फोर्स P इंटू एरिया होता है। अब प्रेशर किस एरिया पे लग रहा है ये डिपेंड करता है, ये जो नीचे का पूरा एरिया है इस पे प्रेशर लग रहा है, इस पे प्रेशर लग रहा है, ओके, प्रोजेक्टेड एरिया पे प्रेशर लग रहा है। अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक सर्कुलर एरिया पे यहाँ पे प्रेशर लग रहा है। सरफेस टेंशन इसके केवल इस लाइन पे लग रहा था, पर यूनिट लेंथ ले रहे थे हम, पर यूनिट एरिया नहीं ले रहे थे, पर यूनिट लेंथ रहते थे। मतलब ये जो फ्री सरफेस की लेंथ है इसी पे सरफेस टेंशन का जो टेंसाइल फोर्स है वो लगता था। बट जो अगर हम प्रेशर फोर्स की बात करेंगे तो ये जो पूरा एरिया होगा इस पे प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर को हम ले लेंगे P इंटू π/4 d स्क्वायर, P इंटू π/4 d स्क्वायर। P इज प्रेशर एंड π/4 d स्क्वायर इज एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन इस दोनों फोर्स की जो वैल्यू होगी वो एक दूसरे के साथ इक्वल में होगी। टेंसाइल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द प्रेशर फोर्स हो जाएगा। और उस कंडीशन में हमें इक्वेशन मिलेगा सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू पाई डी इज इक्वल टू P इंटू π/4 d स्क्वायर, P इंटू π/4 d स्क्वायर, क्योंकि ये दो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। तो ये इसके इक्वल ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई डी इज इक्वल टू P इंटू π/4 d स्क्वायर। और अगर यहाँ से मैं P की वैल्यू निकालता हूँ, प्रेशर की वैल्यू निकालता हूँ, तो वो मुझे मिलेगी 4 इस तरफ आएगा, तो 4 पाई सिग्मा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे D भी है, 4 पाई सिग्मा D, और नीचे आएगा पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से इस D के साथ ये कट जाएगा, ये पाई के साथ ये पाई कट जाएगा, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी P इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय D, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय D। तो लिक्विड ड्रॉपलेट की केस में हमारे पास एक्सिस प्रेशर, ये P जो है वो है एक्सिस प्रेशर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इनसाइड प्रेशर। P इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय D होता है, P इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय D होता है लिक्विड ड्रॉपलेट की केस में। अब यहाँ पे एक गलती हमने कर रखी है, F इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ले रखा है, तो ये गलत है। हम जानते हैं सरफेस टेंशन, हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहाँ पे एरिया की जगह आएगा लेंथ, यहाँ एरिया की जगह आएगा लेंथ, क्योंकि सरफेस टेंशन एक्ट होता है लेंथ पे, फ्री सरफेस लेंथ पे, एरिया पे तो एक्ट ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे पाई डी है, मतलब इसका यूनिट जो आएगा वो मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, तो इसीलिए हमें उसको लेंथ लेना चाहिए था जो हमने स्टार्ट में एरिया ले रखा था। तो ये चीज़ें हैं, इसमें टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स हो जाएगा, और जब हम इसको इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास प्रेशर P इज इक्वल टू आएगा 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय D। तो लिक्विड ड्रॉपलेट की केस में हमारे पास जो फाइनल फार्मूला मिला है हमें, P इनसाइड प्रेशर या एक्सिस प्रेशर इज इक्वल टू 4 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय D, D इज अ ड्रॉपलेट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट, D इज अ डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट। सेकेंड जो कंडीशन है हमारे पास वो है सोप बबल या फिर हम इसे बोलेंगे एयर बबल, सोप बबल या एयर बबल। अब सोप बबल और एयर बबल की कंडीशन में सरफेस टेंशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। सेम कंडीशन है, इसका डायमीटर D है, सरफेस टेंशन सिग्मा है, प्रेशर P है।
इसमें भी टेंसाइल फोर्स लगेगा, इसमें भी सरफेस टेंशन लगेगा। अब टेंसाइल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, व्हाट इज द टेंसाइल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन? अब सरफेस टेंशन हमेशा एक्ट होता है सरफेसेस पे। अब ड्रॉपलेट की केस में अंदर लिक्विड था तो हमारे पास एक ही फ्री सरफेसेस था। अब सोप बबल या एयर बबल की कंडीशन में ये अंदर से पूरा हॉलो होगा। ये जो रिंग दिखाई दे रही है, ये जो मैंने लाइन निकाली है, केवल यही बनी होगी सोप की या फिर लिक्विड की, और इसके बाहर भी एयर होगा, अंदर भी एयर होगा, इसीलिए हम इसको बबल बोलते हैं। अगर अंदर वाटर होगा तो हम इसे ड्रॉपलेट बोलेंगे। अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, और ये जो बना हुआ है ये लिक्विड का है, ये जो बना हुआ है ये लिक्विड का है। तो इस केस में हमें 2 सरफेसेस मिल जाते हैं। यहाँ पे फ्री सरफेसेस कितने मिलेंगे हमें? 2। तो सिग्मा यहाँ पे 2 जगह पे एक्ट होगा, यहाँ पे भी स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पे भी सरफेस टेंशन लगेगा, और बाहर के साइड पे भी सरफेस टेंशन लगेगा। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो टेंसाइल फोर्स लगेगा F, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, F इज इक्वल टू सिग्मा इंटू लेंथ क्या होता है? पाई डी। ये हमने पिछले लेक्चर में ये इसी में देखा था कि लेंथ पाई डी होता है, क्योंकि ये सरकमफेरेंस पे एक्ट होगा। और हमारे पास ऐसे कितने हैं? 2 है, क्योंकि इन अंदर के साइड पे भी एक लग रहा है और बाहर के साइड पे भी लग रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो हमारे पास टोटल टेंसाइल फोर्स आएगा 2 इंटू सिग्मा इंटू पाई डी। पाई डी क्या है? लेंथ है, क्योंकि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ है। अब यहाँ पे भी प्रेशर फोर्स P जो लगेगा वो सेम लगेगा, क्योंकि प्रेशर फोर्स अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो प्रेशर फोर्स इसके एरिया पे लगेगा, और इसको मैं ले लेता हूं प्रेशर फोर्स। अगर मैं इसको F मान लेता हूं प्रेशर फोर्स, तो ये हो जाएगा प्रेशर P इंटू इसका एरिया हो जाएगा π/4 d² पे एक्ट होगा। अब अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, तो इसमें हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा पाई डी इज इक्वल टू P इंटू π/4 d²। और आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू होगा P इज इक्वल टू 8 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2, 8 सिग्मा डिवाइडेड बाय d, 8 सिग्मा डिवाइडेड बाय d। तो P इज इक्वल टू 8 सिग्मा डिवाइडेड बाय d कब होता है? जब एयर बबल है या सोप बबल है। उस केस में हमें जो इनसाइड प्रेशर है या एक्सिस प्रेशर है या सरफेस टेंशन का जो रिलेशन है प्रेशर के साथ, वो मिलता है P इज इक्वल टू 8 सिग्मा डिवाइडेड बाय d, 8 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द बबल, डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ बबल। अब इसमें जो थर्ड कंडीशन है वो है लिक्विड जेट की। इसमें जो थर्ड कंडीशन है वो है लिक्विड जेट की, उसको एक बार देख लेते हैं। लिक्विड जेट, ओके। तो लिक्विड जेट दिखने में कुछ इस तरह का होता है, ये कंटिन्यू होता है, मैंने यहाँ से कट कर रखा है, लेकिन ये कट नहीं होता है, यहाँ से भी ये लिक्विड फ्लो होता रहता है। जैसे पाइप में लिक्विड फ्लो रहा है तो उसे हम बोलते हैं लिक्विड जेट। ये आगे भी है, बट मैं इसको यहाँ से कट करके अपने कंसिडरेशन के लिए बस इतना ही ले रहा हूँ। अब इसमें टेंसाइल फोर्स लगेगा ड्यू टू द सरफेस टेंशन। अब इसमें सरफेस टेंशन कहाँ पे लगेगा? इसमें जो मैं फ्री सरफेस आप देख पा रहे हो, तो इसमें फ्री सरफेस ये जो है इसकी लेंथ मान लेते हैं, और ये जो है ये इसका डायमीटर मान लेते हैं, ओके। इसका डायमीटर या फिर विड्थ मान लेते हैं d। अब इसमें जो L और D है, तो इसमें सरफेस टेंशन कहाँ पे लगेगा? ये तो कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो सरफेस टेंशन नहीं लगेगा, यहाँ पे भी सरफेस टेंशन नहीं लगेगा। तो सरफेस टेंशन लगेगा इस साइड पे, सरफेस टेंशन लगेगा इस साइड पे। तो ये 2 लाइन पे, ये 2 लेंथ पे सरफेस टेंशन एक्ट हो जाएगा। तो टेंसाइल फोर्स हमारा लगेगा, टेंसाइल फोर्स F इज इक्वल टू सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू, अब ये लगेगा कौन से? एक लेंथ पे और एक लेंथ पे, मतलब 2 टाइम्स ऑफ लेंथ पे लगेगा, 2L इस लेंथ पे लगेगा टेंसाइल फोर्स। अब इसमें प्रेशर फोर्स कितना लगेगा? प्रेशर फोर्स अगर इसको मैं F मान लेता हूँ, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर, और लगेगा कौन से पे? एरिया पे लगेगा। अब प्रेशर है तो एरिया पे लगेगा। एरिया कितना है? L इंटू डी है। एरिया कितना है? L इंटू डी है। अब अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर में हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इसको इक्वल रख देता हूं तो मेरे पास मिलेगा सिग्मा इंटू 2L इज इक्वल टू P इंटू L इंटू डी। तो यहाँ से हमें अगर P की वैल्यू मैं निकालता हूं तो मुझे मिलेगा P इज इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी, 2 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ
ड्रॉपलेट, सॉरी डायमीटर ऑफ लिक्विड जेट। तो यहाँ इससे हमें 3 रिलेशन मिले हैं। एक लिक्विड जेट के लिए P इज इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी होता है, लिक्विड बबल के लिए, लिक्विड ड्रॉप के लिए P इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी होता है, और सोप बबल और एयर बबल के केस में P इज इक्वल टू 8 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी होता है। फाइनली हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर का सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उस केस में सरफेस टेंशन बढ़ता है या घटता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि सरफेस टेंशन एक्ट होता है ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। अब अगर मेरे पास ये कोई लिक्विड है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ पे कनेक्ट हुए होते हैं, और अगर मैं इसको हीट करता हूँ, अगर मैं इसको हीटिंग करता हूँ, तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके बीच का जो बॉन्ड होता है, जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग से ये दो मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होते हैं, अगर मैं हीट करता हूँ तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है, ये बॉन्ड वीक हो जाता है, और वीक होगा तो ये मॉलिक्यूल सेपरेट होगा, ये मॉलिक्यूल सेपरेट होगा, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में सेपरेट होकर बॉन्ड वीक होगा, तो उसका सरफेस टेंशन भी वीक होता है। तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है कि सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो बॉन्ड वीक हो रहा है, बॉन्ड वीक हो रहा है तो सरफेस टेंशन कम मिल रहा है, मतलब सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका बेस्ट एग्जांपल की बात करेंगे तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप जो सूप या फिर आप टी लेते हो तो वो गर्मा गर्म लेते हो, हॉट कंडीशन में ही आप चाय पीते हो, या फिर जो सूप रहता है वो सूप भी आप हॉट कंडीशन में पीते हो, तब आपको टेस्टियर लगता है, उसका टेस्ट ज़्यादा लगता है। अगर उसको ठंडा करेंगे तो उसके इंग्रेडिएंट्स सेम ही होते हैं, जितना मिल्क मिलाया है, जितना चीनी मिलाया है, या जितना भी उसमें कुछ ऐड किया है वो सब सेम ही होता है। बट अगर उसको हॉट कंडीशन में या गर्मा गर्म आप पीते हैं तो आपको उसका टेस्ट अच्छा मिलता है, ठंडा करेंगे तो उसका टेस्ट कम मिलता है। तो ये ड्यू टू द सरफेस टेंशन होता है। अब ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उस चाय को अगर ठंडा करेंगे तो क्या हो जाता है, अगर ठंडा करेंगे मतलब इसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं मतलब सरफेस टेंशन बढ़ा रहे हैं। अगर सरफेस टेंशन बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है वो उसको टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है, टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है तो उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। अगर टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा, तो जब आप चाय पीते हो तो चाय पीने के टाइम उसमें जो ये जो लिक्विड होगा इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स होगा, वो एक दूसरे को खींचेगा, वो आपकी टंग पे अच्छी तरह नहीं फैलेगा, आपकी टंग पे अच्छी तरह नहीं फैलता है। इसकी वजह से ही आपको जो टी है अगर आप उसको ठंडा करके पीते हैं तो वो आपको अच्छा टेस्ट नहीं दे पाता, या सूप भी है तो ठंडा करके पीते हैं तो उसको अच्छा टेस्ट नहीं आता है ड्यू टू द सरफेस टेंशन, इसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है ठंडा करने पे। सेकेंड, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो ठंडा वाटर होता है उसमें अगर आप क्लॉथ को वॉश करते हो तो इतनी अच्छी तरह से वो क्लॉथ क्लीन नहीं होते, लेकिन उसकी जगह आप अगर हॉट वाटर में क्लॉथ को भिगा कर वॉश करते हो तो वो अच्छी तरह वॉश होते हैं ड्यू टू द सरफेस टेंशन। अगर हाई टेम्परेचर पे हम उसको ड्रॉप करेंगे तो उसका सरफेस टेंशन है वो घट जाएगा, अगर सरफेस टेंशन घटेगा तो वो अच्छी तरह उस क्लॉथ के अंदर जो माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर वाटर इजी तरीके से पहुंच सकता है। या फिर आप डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हो क्लॉथ वॉशिंग के लिए, वो तो डिटर्जेंट ऐड करने पे उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम होने से वो जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके अंदर वाटर इजीली तरीके से पहुंच सकता है और वहां से आपके डर्ट को अच्छी तरह से निकाल सकता है। तो ये कुछ सरफेस टेंशन के एग्जांपल थे। सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है।